Isabel. Safa, can you hear me? Hello, Safa. Yes, hello, sir. Hi, Safa. Hi. Just 1 second, मैं मैसेज कर दूं. सफा, तुम्हारा लास्ट चैप्टर हो गया था? हेलो सफा. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. कांट हियर यू. हेलो. हाँ, सब आप ठीक आ रही है. हाँ सो आई वाज आस्किंग, जो लास्ट चैप्टर मैंने बोला था रिकॉर्डिंग से करने को, वो हो गया था? सर, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13 की बात यस. करो ना? 14 नहीं, 14 आई थिंक 15. नहीं सर, लास्ट चैप्टर तो अब क्लास में तो बजटिंग हुआ था ना, ये प्रोजेक्ट अप्रेजल था प्रोजेक्ट ना? अप्रेजल, दैट वाज चैप्टर 14 ना. नो, तो दैट उसकी वाज चैप्टर 13. दैट वाज चैप्टर 13. ओके, हाँ 14 हुआ फिर लास्ट. अच्छा सर, 14 की रिकॉर्डिंग अपलोड हुई थी क्या? हाँ 14 की रिकॉर्डिंग इज अपलोडेड. ओह, आई एम सो सॉरी सर. आई थिंक अच्छा, मैंने तुमने चेक नहीं देखी किया नहीं? था. मैंने चेक नहीं किया था इसलिए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मैं आज कर लूंगी. ठीक है. बस सर, मुझे मैं एक बार डाउट चैप्टर 13 में है. 13 में पूछो. हम्म एग्जाम किट में स्टडी एग्जाम टेक्स्ट में. किट. नहीं, अभी तो एग्जाम किट में. एग्जाम किट चैप्टर नंबर 13. तो चैप्टर नंबर 14 का फुल चैप्टर हो गया था क्या अपलोड, कि हाफ ही हुआ था? वो रिकॉर्डिंग थी, वो छोटा सा चैप्टर है, वो बड़ा नहीं है. रिकॉर्डिंग. अच्छा ठीक है, तो मैं आज देख लूंगी फिर. आई एम सॉरी, हम्म मैंने मिस कोई कर बात नहीं, कोई लिया. बात नहीं. डाउट पूछो. 11 पॉइंट. एक सेकेंड. 11.12. 11.12. ठीक.
1-2 में क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 1-2 में है budgeted costs and revenues for an output level of 4,000 units are given below. It is known that after the output level 5,000 units, there is a step up fixed cost of 1,000. कि जो हमें ये बजटेड लेवल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4,000 का, और हमें बोला गया कि जब हम 5,000 यूनिट से ऊपर नहीं बनाएंगे नहीं नहीं सर, तो चैप्टर नंबर 13 प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये तो मैंने पूछ लिया था ना आपका। तो अच्छा 13.12 का, हाँ 13.1। ओ सॉरी। इसमें लिखा हुआ है houses price rise at 2% per calendar month. What is the annual rate of increase correct to 1 decimal place? कि हमारे जो हाउसेस प्राइस, हमें इसमें वो निकालना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ओके, सो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 + R। 1.02, ये पर मंथ है तो 12 ओके, -1। -1। हाँ ठीक है ना। तो जब ये करेंगे हम कैलकुलेटर, ये रहा। जब ये करेंगे हम, इट्स गोइंग टू बी 1.02 इंटू 12 करना है, तो 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 into 12 plus 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, ये आता है 0.2682। सो दैट मीन्स 26.8% ये आएगा हमारा एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज। ओके, हाँ मुझे पता नहीं था इसमें EAR निकालना है सर। और मुझे ये भी कैलेंडर दिया हुआ है ना, कंफ्यूजन है हाँ बोलो। सर कि R को डिवाइडेड बाय 12 करना है, एज ए नॉर्मली अपन कब लेते हैं? N तो पता है। देखो एक तो होता है हमारा नॉमिनल। हम्म नॉमिनल मतलब कि पूरे साल का नॉर्मल इंटरेस्ट रेट क्या है। हम्म उसके बाद हमें बोला जाता है कि इंटरेस्ट कंपाउंड कितना होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड मंथली। उसके अकॉर्डिंग हम नॉमिनल रेट को डिवाइड करते हैं बाय कितने मंथ से कंपाउंड हुआ है। ओके उससे हमारा निकलता है पर मंथ इंटरेस्ट रेट कितना है, एंड वहां से फिर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, वहां से हमारा निकलता है आर। ओके ठीक है ना। सो आर को यू कैन से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय, अगर 12 करना है तो दैट इज कंपाउंडेड मंथली, 6 कर देंगे, ओ सॉरी 4 कर देंगे क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली, 2 कर देंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है। ओके, और सर फिर जब EAR निकालना हो वो ईयरली होता है, तो क्या चीज? तब इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना हाँ, हो। इफेक्टिव एनुअल रेट निकालने ये हमेशा ईयरली होता है। तो अगर हमारा कैलेंडर मंथ मतलब हम मंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इन 1 ईयर वी हैव 12 मंथ्स। अगर हमारा ओके कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है तो इंटू 4 कर देंगे। बेसिकली जिससे हमने डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके ठीक है ना? ओके सर। और कोई डाउट? और सर 13.13 में इसमें नेक्स्ट वाला, एन्युटी 10 इयर्स की निकालेंगे। what is the present value of 10 annual payment of 700 first being paid immediately discounted at 8%, giving your answer? नहीं, देखो हमारा यहाँ पे 10 एनुअल पेमेंट्स है। एक पेमेंट तो हमने अभी कर दी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पेमेंट तो हमने अभी कर दी। तो बाकी जो 700 है तो ये 9 का होगा हमारा, तो ये 700 इंटू 1 हो जाएगा। इन सब का तुम एनुअलिटी फैक्टर निकालोगी ऑफ 8% फॉर 9 मंथ्स। क्योंकि क्या है, जो 700 है वो तो हमने करंट ईयर में पे बिल्कुल इनिशियली पे कर दी ओके है ना। टोटल हमने 700 पे करने थे, एनुअल पेमेंट थी, जिसमें से 700 हमने अभी के अभी पे कर दिए पेड इमीडिएटली। तो रिमेनिंग 9 होंगे जो हमारे बाद में पे होंगे।
हाँ ओके तो यहाँ तुम्हारा आंसर आएगा 700 इंटू 1 प्लस 700 इंटू annuity factor of 8% for 9 months. ठीक है, ओके और कुछ डाउट्स? सर for 13.14 मुझे नहीं मैं हाँ आई थिंक क्वेश्चन समझ में नहीं आता An investor is to receive an annuity of 19620 for 6 years commencing at the end of 1 year. It has present value of 86400. What is the rate of interest to the nearest whole percentage? देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है investor is to receive an annuity of 19260 for 6 years. 6 years की टोटल उसको annuity मिलेगी, ठीक है। इट हैज प्रेजेंट वैल्यू हमें दी हुई है, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है ना आफ्टर हाँ, एंड रिसीव एन्युटी फॉर 6 years, मतलब 19260 उसको 6 years तक मिलेंगे, कमेंसिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 1 पे उसको 19260 ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 19260 इंटू annuity factor of dash percentage for 6 years is equal to present value, यही आएगा। यस सर तो जब मैं 86400 को मैं डिवाइड करता हूँ 19260 से, तो वो मेरा आता है 4.4859, ये आ रहा है, ठीक है, 4.4859। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता है कि एन्युटी फैक्टर ऑफ कितने परसेंटेज फॉर 6 years, ये देखना है मुझे। तो मैं एन्युटी फैक्टर वाली टेबल पे जाऊंगा, उस टेबल पे जाके देखूंगा कि 6 years में कौन सी परसेंटेज में मेरी ये वाली फिगर आ रही है, इसके आसपास फिगर आ रही है। ओके तो अगर तुम एन्युटी फैक्टर टेबल ओपन करो, तो मैं ओपन करता हूँ स्क्रीन पे, 9% सर। तुम करो एक बार। एक्चुअली इसमें क्या होगा, मैं करूंगा तो ये हट जाएगा सारा। ओके एन्युटी फैक्टर 6 years वाला ओपन करो, दिखा सर 4% आ रहा है 4% है। ये जो 4.48 है, एन्युटी फैक्टर ऑफ 6 में 4% पे आ रहा है। हाँ 4.485, रुको मैं चेक करता हूँ, ये इस बुक It's में नहीं है, ये बुक 9%. हाउ मच अक्सा, हाँ सॉरी 9%. इट्स 9% 9%। या Yes, सॉरी 9. रुको मैं भी चेक करता हूँ एक बार। एन्युटी Yes, टेबल 6 years में 4.4859, 4.4859, 486, 9%। So the answer is 9%। ओके और बताओ डाउट। Uh, अक्सा, हर्ष, तुम्हें भी कोई डाउट है तो बताओ प्रोजेक्ट yes, sir. अप्रेजल के। 13.27. 13.27, Mm-hmm. ओके। Exam question. This was.
एग्जाम क्वेश्चन है, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। 13.27 में हमें करना क्या है, इसमें लिखा हुआ है अ मशीन हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 60,000 to be used for manufacturing. Machine has a carrying amount of 60,000. It is to be used to manufacture a new product. It has no alternative use. ठीक है. Depreciation of the machine will continue at 15,000 per annum. Incremental net inflow of 40,000 are expected from the new product in the first year. कि एक मशीन का कैरिंग अमाउंट इतना है, इतनी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी, इंक्रीमेंटल नेट कैश इनफ्लो हमें इतना होगा फर्स्ट ईयर से, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% per annum, all cash flows are assumed to occur at the end of the year. What is the discounted cash flow in the first year of the new product? डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमें बताना है फर्स्ट ईयर का यहाँ पे क्या होगा। तो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटेड कैश फ्लो 0101, हमारे को एक साल बाद 40,000 आएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, तो 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 डिवाइड बाय 1.10, इट इज 9.909। सो हमारा डिस्काउंटिंग कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर जो होगा, इट विल बी इंटू 40,000, इट इज 3663.63। हमें देना है इन नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट हंड्रेड्स हमें फिगर देनी है। तो 363 350 से ज्यादा है, तो 36400। सो 36400 विल बी द आंसर। सर इसमें से ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यों नहीं होगा? हमें एनपीवी नहीं निकालना ना, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एनपीवी। इसमें लिखा हो कैलकुलेट एनपीवी, दे आर जस्ट Okay. आस्किंग व्हाट इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि फर्स्ट ईयर जो है हमारा उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना होगा, दैट्स इट। वी आर नॉट आस्क्ड टू कैलकुलेट एनपीवी। Okay. And 13.28. 13.28 में हमें क्या करना है, इसमें है फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, an investor plans to invest 5,000 over next 5 years. Investor plans to invest 5,000 over next 5 years. The first amount of 1,000 will be invested today, following by 4 further amounts 1,000 at 1 year interval 0, 1, 2, 3, 4। तो 1,000 उसने अभी कराए, बाकी 1,000 1,000 अगले 4 सालों में कराए। टोटल 5,000 कराने हैं, 1,000 अभी कराए करंट ईयर में और आज की आज ही, एंड रिमेनिंग 1,000 उसने हर साल के एंड में। द इन्वेस्टमेंट विल अर्न 8% इंटरेस्ट रेट पर ईयर। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट बी वर्थ एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये एक तरह से रिवर्सल क्वेश्चन है। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू का नहीं है, ये हमारा कंपाउंडिंग है। तो 1,000 हमने आज जमा करा है, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, ठीक है। और हमें बताना है कि हमारा 8% इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे, जो 1,000 है, इस पे हमें मिलेगा, हमारा फॉर्मूला होता था इन P0, P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस रेट, ये होता था। तो यहाँ हो जाएगा 1,000 इंटू 1 प्लस आर, रेट इज 0.08, सॉरी, इंटू 5। यहाँ हो जाएगा 1,000 1 प्लस 0.08 इंटू 4, 1,000 1 प्लस 0.08 3, 1,000 1 प्लस 0.08 2, 1,000 1 प्लस 0.08 1। तो यहां से हमें पता चलेगा कि फिफ्थ ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, हमारे पास कितने टोटल पैसे होंगे। Okay. समझ आइए? Yes, yes. Yes, sir. तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, लेट मी चेक कि इसको हम प्रेजेंट वैल्यू से कर सकते हैं। हमें प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई, हमें उस दिन की फिगर निकालनी है कि तब कितना होगा। ठीक है।
ठीक है, छोड़ो, चलो ऐसे ही करते हैं हम। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है उस साइड की। छोड़ो चलो इसको, लेट्स लीव दिस पार्ट। बाकी क्लियर है ये क्वेश्चन? सिंपल मैथ्स। यस सर। Yes. और बताओ डाउट्स? हर्ष, अक्सा, सफा? No, sir. ओके, हर्ष कोई डाउट? नहीं सर, एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये मुझे जम नहीं हाँ। रहा, तो आई एम थिंकिंग आई शुड वॉच दिस वीडियो अगेन, फिर मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा एग्जाम टिप्स। एक्चुअली मेरा छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, ओहो, क्या हुआ? किसको उड़ाया? हाथ पे ही लगा है। अब वो ऐसा है कि एक्चुअली आई वाज मैं बाइक चला रहा था एंड अच्छा। किसी का गाड़ी पार्क्ड था, वो बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखे बिना गेट खोल दिया, तो इट स्लैम्ड मी, ऐसा हो गया। अच्छा, ओके। तो लगा तो हाथ पे थोड़ा सा, इसलिए आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस दैट अगेन। हालांकि वो एक्सीडेंट रीजन नहीं है, बट वो मुझे जमा ही नहीं, मैंने एग्जाम किट खोली थी, वो क्वेश्चंस जम नहीं रहे थे। आई थिंक आई शुड रिवाइज दैट हाँ, चैप्टर। चैप्टर 13 के क्वेश्चंस हार्ड है, मुझे भी लगा। हाँ, चैप्टर 13 थोड़ा सा मैंने बताया था ना, ये चैप्टर डिफरेंट है, ट्रिकी इट है। नीड्स प्रैक्टिस। मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज ट्रिकी, इट नीड्स प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस ना, द मोर यू गेट हैंडी विद दैट चैप्टर। आंसर चैप्टर 14 तो आपने पूरा ही ऑलरेडी पढ़ा दिया था, उसमें तो जो जो था वो सब अपना अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ भी 14 तो नहीं। वैसे मिक्स था हमारा, उसमें कुछ खास था नहीं, इट वाज मिक्स, लाइक पुराने सारे चैप्टर्स का मिक्स था वो तो। हाँ। ठीक है, अक्सर डिड यू वॉच द वीडियो ऑफ 14 चैप्टर? Yes, sir. यू अंडरस्टूड दैट चैप्टर? Yes, standard costing. Yes, sir. But ठीक है, exactly, चलो। I watched it through YouTube video. YouTube वीडियो, बट यू शुड हैव वॉच द वीडियो फ्रॉम BPP, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी अपलोड कर दिया था वो। Well, exactly, sir. The portal, it wasn't uploaded in my portal that when I've checked it. अच्छा, I'll just talk. I think it is um, um uh, Harsh, from where did you watch that video? From V-Guide portal or from a YouTube channel? वी गाइड ओनली। मैंने आपको बताया अच्छा, ना, मैं पिछले बैच में एनरोल हो गया था सेकंड वाले इसमें, तो आई गॉट दैट वीडियो पिछले बैच का जिसमें सलमा वगैरह को पढ़ाते थे आप। तो इस वाले बैच में नहीं है वो वीडियो? नहीं मतलब अब मुझे लाइक आई कैन नॉट फिगर दैट आउट, हो सकता है वो पहले से हो या हाँ फिर सर, इस वाले में नहीं है। 20 वीडियोस अपलोडेड हैं और उसमें लास्ट वीडियो जो 8 मार्च का है, जो आपने पढ़ाया था, वो उसके बाद वीडियो अपलोडेड नहीं है। तो मेरे पास क्या अच्छा, पुरानी वाली है, तो बट मुझे पता ही नहीं था ना। I'll just ask. I'll वो just हमें ask Azim, कि वो अभी अपलोड please. करना है। But I did watch, sir, the chapter, and I understand that the standard costing. Okay. ठीक है, चलो अब हम चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 15। द नेम ऑफ द हाँ चैप्टर सर, इज वेरिएंस। बिफोर स्टार्टिंग सर एक यस सफा? रिक्वेस्ट है सर। हाँ, सर 15th को क्लास सर मॉर्निंग में हो सकती है क्या? आई मीन इफ पॉसिबल। 15 दैट इज फ्राइडे। यस सर, बिकॉज क्या है ना सर, मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा 15th और 18th को पेरोल का, तो आई डोंट थिंक आई मॉर्निंग एबल में टू अटेंड वही द क्लास। 12:30? हाँ चलेगा। ठीक है, मैं मॉर्निंग में कर लेता हूँ क्लास, मुझे बस प्लीज रिमाइंड करा देना। ओके, नो अदर्स आर आल्सो फाइन, अक्सर और हर्ष। ठीक है, आई एम ओके। 12:30 to 1 के बीच में विल स्टार्ट द क्लास। बस एक बार ग्रुप में 14 या 13 को एक बार मुझे रिमाइंड करा देना। एक्चुअली आजकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, नया स्किल लेवल का बैच है, सब कुछ है, तो टीचर्स मैं हायर कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह ले रहा हूँ, तो बड़ा और प्लस मेरे को अपना जैसे ये वाली क्लासेस हैं और अपनी जो दूसरी क्लासेस है, तो काफी उलझा हुआ हूँ आजकल, भूल जाता हूँ चीजें मैं आजकल, मैंने सोचना छोड़ दिया है। नहीं सर, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि नहीं नहीं, अदरवाइज आई विल आई कैन नॉट मेरे अटेंड लिए क्लास। इट इज पॉसिबल फॉर मी, बट अगर याद रहे। अभी मैं तुम्हें अपनी जो ऑफिस है, अपने ऑफिस का अगर मैं बोर्ड दिखाऊंगा, उसमें 25 स्टिकर्स लगे हुए हैं कि ये चीजें हैं, मैं तो वो भी लिख के लगा के भी भूल चुका। ओके चलो, नेक्स्ट चैप्टर आता है गाइस हमारा, दैट इज वेरिएंस एनालिसिस। अब जो ये चैप्टर है हमारा वेरिएंस एनालिसिस,
ये पूरा जो चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूलाज में बेस है, इसमें कोई एज सच ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है। अगर तुम कॉन्सेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करोगे तो यू माइट फाइंड इट ट्रबलिंग। तो इट्स बेटर कि इस चैप्टर को यू शुड डू इट एज अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। तो इस चैप्टर में बेसिकली है क्या हमारा, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग ये चीज थी, एक्चुअली ये खर्चा हुआ, तो डिफरेंस कितना है। जैसे एग्जांपल हमने सोचा था कि मटेरियल में जो हमारा टोटल खर्चा एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड मतलब जो हमने बजटेड सोचा था, जो हमने बजट सोचा था, वो हमारा खर्चा था 1 लाख, और एक्चुअल जो हमारा एक्सपेंस हुआ मटेरियल का वो हुआ 90,000। मतलब सेम यूनिट्स बनाने के लिए हमने बनाए 1000 यूनिट्स ही, इतने यूनिट्स को बनाने में हमने बजटेड खर्चा किया था 1 लाख का। हमें लगा था कितना खर्चा होगा एज पर दी बजट, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस आया हमारा 90,000। तो मैं अगर तुमसे पूछूं, इज इट अ हैप्पी सिचुएशन और अ सैड सिचुएशन फॉर यू? No, it's Sir, happy. yeah, happy now. हैप्पी? Mm-hmm. Yes, sir. हैप्पी? व्हाई हैप्पी? Because it cost less 90,000. The budget is 1 lakh. Exactly. Save the money. परफेक्ट। वी प्लान कि हमारा 1000 यूनिट्स को बनाने में जो एक्सपेंस होगा इट इज गोइंग टू बी 1 लाख, लेकिन एक्चुअली जो खर्चा हुआ वो हुआ हमारा 90,000। सो वी आर हैप्पी, विच इज कॉल्ड फेवरेबल। बस इस चैप्टर में हमें यही करना है, ये दो चीजें निकालेंगे, इससे डिफरेंस आएगा, एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज फेवरेबल और वेदर इट इज नॉट फेवरेबल और एडवर्स। यही हमें करना है। तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तुम्हें फॉर्मुलेज लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में से 15 मार्क्स का काफी बार, आई विल नॉट से एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, इस चैप्टर में से 15 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हमारे जो फॉर्मूले आते हैं दैट इज, अभी मैं एक स्टेप के फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा, उसके क्वेश्चन देन नेक्स्ट स्टेप के। फर्स्ट इज मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस। अब मटेरियल वेरिएंसेस में देयर आर 3 वेरिएंस। पहला आता है हमारा टोटल वेरिएंस। गाइस मुझे ना 1 मिनट देना, बस मैं आता हूँ, एक्चुअली वो मेरा ऑफिस ना लॉक कर जाए बाहर से। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं लॉक करवा रहा हूँ। यस गाइस, सॉरी। तो सबसे पहले आता है हमारा टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज, ये बिल्कुल फॉर्मूले तुम्हें ऐसे ही लर्न करने हैं। इसका बल्कि जो मेरे नोट्स में तुम्हें मैंने दिए हो F2 के, उनकी तुमने ऑफ कोर्स प्रिंट आउट निकाला होगा। इन सारे फॉर्मूलेस को जहां पे भी तुम बैठते हो, जहां पे भी तुम स्टडी करते हो, वहां पे पेस्ट कर देना। हर रोज 2 से 3 बार जब तक तुम्हारा एग्जाम है ये फॉर्मूले पढ़ते रहना। तुम्हारे को बाय हार्ट ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे, तुम्हें अच्छे से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। लेकिन टिल एग्जाम एवरी डे एटलीस्ट ट्वाइस यू हैव टू गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलास। सो मटेरियल वेरिएंस फॉर्मूला का हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड, या टोटल वेरिएंस बाद में करते हैं, चलो लेट्स डू इट लेटर। पहला हमारा इसका वेरिएंस आता है, इट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका मतलब कि जो मटेरियल मैंने खरीदा है उसमें प्राइस का कितना डिफरेंस आया है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल पर यूनिट माइनस actual rate of material per unit into actual quantity of material purchased। हमारा फॉर्मूला क्या होगा प्राइस वेरिएंस का? स्टैंडर्ड प्राइस, इसका अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो मैं शॉर्टकट वुड बी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस
standard price minus actual price into actual quantity. Standard price minus actual price per unit into actual quantity of material purchased. ये होता है हमारा प्राइस वेरिएंस. देन आता है हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस. मटेरियल यूजेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज standard material for actual output, standard material for actual output minus actual material used in production into standard rate of material per unit. तो इसका अगर मैं शॉर्टकट बनाऊं, इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. तो प्राइस वेरिएंस मतलब मुझे प्राइस का वेरिएंस निकालना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. और यूजेज वेरिएंस निकालने के मटेरियल कितना यूजेज हुआ है, दैट मींस क्वांटिटी का डिफरेंस. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. अब यहां पे कंफ्यूजन तुम्हारी हो सकती है कि क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई कर रही है हमें, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है या एक्चुअल से, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्राइस से. तो याद रखना SPAQ, स्पैक. एक ये टर्म याद रखना, स्पैक. स्पैक का मतलब है जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है, अगर प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस होगा, अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी होगा. जब भी हमें बाहर प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, जैसे यूजेज वेरिएंस है, तो यूजेज मतलब यूनिट्स वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्राइस. अब प्राइस कौन सा करेंगे, हमेशा स्पैक के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड प्राइस. और अगर प्राइस वेरिएंस है, प्राइस में डिफरेंस हमें निकालना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, जो भी हमारा आंसर आएगा इनटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी, एक्चुअल क्वांटिटी. और तीसरा हमारा आता है दैट इज टोटल वेरिएंस. टोटल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होता है प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेज वेरिएंस. सिंपल इस तरह से लर्न करो, प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेज वेरिएंस, ये होता है हमारा टोटल वेरिएंस. अब यहां पे हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, एक सेकेंड यार, एक मिनट हो गया ना, थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा करना पड़ेगा ये. एक्चुअली व्हेन आई राइट आई कैन नॉट चेंज दी स्लाइड, बट इसमें बिल्कुल स्क्रीन के कॉर्नर में एक सिस्टम होता है. चल, अब हाउ डू वी गेट टू नो कि इसमें जो आंसर आएगा वो फेवरेबल होगा कि अगेंस्ट. सिंपल याद रखना, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो वो फेवरेबल है, अगर आंसर नेगेटिव आया तो वो एडवर्स है. अगर आंसर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स. अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम सबको याद रखनी है वो क्या है, हो सकता है कई जगहों पे बुक में या कहीं पे भी जब तुम एग्जाम के क्वेश्चन करो, ACC स्टडी हब से क्वेश्चंस करो, वहां पे एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट हो, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तुम्हारे को एग्जाम में कहीं पे फॉर्मुलेज नहीं लिखने हैं कि फॉर्मुलेज के मार्क्स हैं, कहीं से भी घुमा लो, फॉर्मूला डजंट मैटर. लेकिन अगर तुम एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, और स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करोगे तो ये तो हमारा ऐसे आएगा. जब भी कंफ्यूज हो, मान लो कहीं पे भी तुम्हें कंफ्यूजन लगती है, समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसे हो रहा है, तो याद रखना, लॉजिक लगाओ अपने कि स्टैंडर्ड चीज जो मेरी थी वो मैंने सोचा था 100 की पड़ेगी, मेरे को पड़ी 90 की, तो 10 रुपए मेरे पॉजिटिव आ रहे. मेरे को लगा था 100 की चीज होगी, मिली मेरे को 90 की, तो ये मेरा फेवरेबल. ऐसे लॉजिक्स लगा के अपने आंसर देना जब भी कंफ्यूज हो, वरना यू कैन लर्न इन दिस वे. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, दिस इज प्राइस वेरिएंस. यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. आंसर अगर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स. टेक 5 मिनट्स, ये दोनों रेशियोज लर्न करो,
सीधा फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। बुक के सॉल्यूशंस तुम्हें समझ नहीं आएंगे उन्होंने कैसे करे हुए हैं, यहाँ पे मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। और जैसे ही ये हो जाए रेशियोज मुझे प्लीज बताना, सो दैट फिर आगे बढ़े। टाइम थोड़ा सा कम है आज हमारे पास। Understood, sir. We can move ahead. ओके Done, sir. डन सर। ओके चलो, तो लेट्स मूव फर्दर। इन रेशियोज को मैं रब कर रहा हूँ, तुम्हारे नोट्स में वैसे लिखी हुई है ये। तो हम बुक में से कुछ नहीं देखेंगे क्या चल रहा है, हम सीधा कोई इनकी रेशियो नहीं देखने की जरूरत हमें, हम सीधा अपना क्वेश्चन करेंगे। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये मैं कराता हूँ, एक्टिविटी पर तुम करोगे। Company operates a standard costing system. It purchases and uses 35464 kgs of material at a cost of 4.75 per kg. So this is standard quantity. This is standard price per kg. The standard amount of material used per unit is 4 kg at a cost of 4.50 per kg and 18 per unit. के स्टैंडर्ड अमाउंट जो हमारा मटेरियल यूज हुआ था इज 4 kg, की एक यूनिट को बनाने में 4 kg लगे थे एट अ कॉस्ट ऑफ 4.50 पर kg, मतलब ये है हमारा एक्चुअल प्राइस। एंड 18 पर यूनिट, 18 पर यूनिट इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। In May 2001, the budgeted production was 8,000 units and actual production was 8,900 units. अब यहां पे हमें निकालना है सबसे पहले टोटल वेरिएंस, ये बाद में निकालेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस 4.75 पर केजी। अब यहाँ पे तुम कहोगे सर आपने 18 का कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि 18 हमें पर यूनिट दिया हुआ है, हमें चाहिए होता है रेट पर केजी ऑफ मटेरियल, पर यूनिट ऑफ मटेरियल। तो पर यूनिट ऑफ मटेरियल हमारे को 4.5 दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि एक यूनिट को बनाने में 4 केजी ऑफ मटेरियल लगता है, 1 केजी का प्राइस इतना है, तो 4 इंटू 4.50 इज 18 पर केजी, 18 पर यूनिट के एक प्रोडक्ट को बनाने में इतना टोटल कॉस्टिंग का मटेरियल लगता है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि मटेरियल का प्राइस क्या है। तो हमें निकालना है प्राइस वेरिएंस, तो 4.75 स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस 4.50 इनटू, अब मुझे क्वांटिटी कौन सी मल्टीप्लाई करनी है बताओ, स्टैंडर्ड या एक्चुअल? Sir, Actual. actual. एक्चुअल क्वांटिटी, Actual. स्पैक SPAQ। अब एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, टोटल यूनिट्स हमने कितने बनाए हैं, 8900, 8900 यूनिट्स बनाए हैं। एक यूनिट को बनाने में लगता है 4 kg, सो 8900 इंटू 4, सो दैट मीन्स 35600 इतने हमारे लगे हैं एक्चुअल केजीज। एक यूनिट को बनाने में लगता है 4 kg, हमने बनाए हैं टोटल इतने यूनिट्स, तो टोटल 35600 इतने केजी का हमारा मटेरियल लगा होगा। तो 4.75 माइनस 4.50 इंटू 8900. 35600, दैट मीन्स 8900 मेरा पॉजिटिव आ रहा है। सो ये हो गया मेरा फेवरेबल। क्लियर है गाइस सबको? Sir, in the first part, Yes, sir.
it purchases and uses 35,464 kg of material. Is this हाँ, this is standard quantity. okay? I think this was the actual. हाँ, I think this is actual. Sorry, my mistake. अच्छा, मैं खुद गलत पढ़ गया. सॉरी गाइस, सॉरी. ये है एक्चुअल क्वांटिटी, ये है एक्चुअल प्राइस. कंपनी इट परचेजेज एट दिस स्टैंडर्ड अमाउंट हमें दिया हुआ है 4 kg. तो स्टैंडर्ड प्राइस है. सॉरी गाइस, स्टैंडर्ड प्राइस. और ये होगा हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी. सॉरी, माय मिस्टेक. एब्सोल्युटली राइट आंसर. थैंक यू. तो यहाँ पे हमारे को ये इतना मटेरियल उसने यूज किया था इस प्राइस पे. एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 4 kg. इतने यूनिट्स हमने बनाए थे, तो इतने केजीज हमारे स्टैंडर्ड लगने चाहिए थे यूनिट्स को बनाने में. तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारा था 4.50 माइनस एक्चुअल प्राइस 4.75 इनटू क्वांटिटी हमेशा हमारी एक्चुअल ही लगती है, विच इज 35464. तो 4.50 माइनस 4.75 इनटू 35464, इट इज 8866. ये आ रहा है नेगेटिव. दैट मीन्स ये है एडवर्स. ठीक है. Okay. उसके बाद नेक्स्ट है, हमें यूजेज वेरिएंस निकालना है. यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 35600 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 35464 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस विच इज 4.50. तो ये आ रहा है 612. ये पॉजिटिव आ रहा है, सो ये है फेवरेबल. तो टोटल वेरिएंस वुड बी 8866 माइनस 612. तो 8254 एडवर्स. ये आ रहा है हमारा टोटल वेरिएंस. क्लियर है गाइस? ये Yes, sir. यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इट परचेजेस एंड यूजेस दिस मच केजी, मतलब ये एक्चुअल है. और ये प्राइस दिया हुआ है, तो ये एक्चुअल प्राइस है. स्टैंडर्ड प्राइस हमें दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड हमें लग रहा था इतने केजी लगेगा, ये स्टैंडर्ड प्राइस होगा. इतने यूनिट्स हमने बनाए हैं, तो इतने स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी यूनिट्स लगने चाहिए. आक्सा, हर्ष, साफा, क्लियर है? Yes, sir. सर सॉरी सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आया? 35 देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब हमें ये देखना है कि एक्चुअल यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगा, कितने केजीज लगे. हमने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बनाई यूनिट्स? 8900. 8900. इसमें लिखा हुआ है कि एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में लगता है 4 kg Okay. मटेरियल. तो 8900 इंटू 4 जब मैं 100 into करूंगा, 4. Okay. ठीक है ना, तो दैट मीन्स इतनी क्वांटिटी होगी मेरी स्टैंडर्ड, इतने यूनिट्स को बनाने में एज पर स्टैंडर्ड इतने केजी ऑफ मटेरियल लगना चाहिए. एक बार चेक कर लेते हैं. 8866 एडवर्स, 612 फेवरेबल. ठीक है, 8866 एडवर्स, 612 फेवरेबल. इनका थोड़ा सा आंसर अलग है. इन्होंने कैसे आंसर निकाला है, हम वो यूज नहीं करेंगे. इनका बड़ा कंफ्यूजिंग है. वी विल यूज आवर मेथड, वो बहुत ज्यादा इजी है इससे. चलो, एक्टिविटी नंबर 1 करो जल्दी से और मुझे इसके आंसर बताओ.
सर आ गया है। हो गया? हाँ बट बहुत डिस्गस्टिंगली गलत गलत लग रहा है। मेरा टोटल वेरिएंस -107,200 आया, मतलब एडवर्स है, फेवरेबल 107,200 या और प्राइस वेरिएंस प्राइस वेरिएंस एक सेकंड सर, 106,000 नेगेटिव एंड एडवर्स मटेरियल ओके और यूसेज वेरिएंस 1,200 नेगेटिव। ओके Sir, usage variance is 1,000. फेवरेबल एडवर्स It's 1,000. No, it's favorable. ओके 1,000 favorable, and price variance is 10,000 favorable. It's kind of high. ओके एंड टोटल इट वुड बी 11,000 फेवरेबल राइट Mm-hmm. ओके सर मेरा प्राइस वेरिएंस 138860 आ रहा है। कितना 138860। आई नो इट्स रॉन्ग, पता नहीं। कोई बात नहीं गलत है सही है डजंट मैटर हमें अभी क्वेश्चन करना है बस ओके चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ये वाला सभी का गलत है देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है न्यूज कंपनी ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इट परचेज्ड एंड यूज्ड दिस केजी ऑफ मटेरियल एट दिस मच प्राइस सो ये है हमारा एक्चुअल क्वांटिटी और ये है हमारा एक्चुअल प्राइस द बजटेड प्रोडक्शन वाज 25,000 यूनिट्स व्हिच रिक्वायर्स 50,000 केजी ऑफ मटेरियल हमने सोचा था कि हम बजटेड प्रोडक्शन 25,000 यूनिट्स बनाएंगे जिनको बनाने में 50 केजी मटेरियल लगता है दैट मीन्स अगर मुझे देखना है कि एक यूनिट को बनाने में कितने केजी लगते हैं तो 50,000 डिवाइड बाय 25,000 सो दैट मीन्स एक यूनिट को बनाने में मेरे 2 केजीज ऑफ मटेरियल लगता है एक यूनिट को बनाने में 2 केजीज ऑफ मटेरियल मेरे लगता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ दिस अब ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 50,000 केजी को बनाने लेने में इतना टोटल खर्चा आएगा पर केजी कितना होगा 125,000 डिवाइड बाय 50,000 सो 5 तो सर 2.5 यस सर मैंने दैट मीन्स कैलकुलेशन 2.5 पर केजी मेरा हो गया स्टैंडर्ड प्राइस सर मैंने इसका रेसिप्रोकल यूज किया तो वो 0.4 के हिसाब से मैंने सारे आंसर निकाले, वो गलत हो गया। नहीं तुम ये देखो ना हमें जब भी पर हाँ केजी निकालना है जो भी पर से निकालना होता है हाँ वो डिनोमिनेटर में आता है न्यूमरेटर में। हाँ डिनोमिनेटर में आता है तो हमें पर केजी हाँ निकालना है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये न्यूमरेटर में तो पर केजी प्राइस हमारा हो गया 2.5 और हमें पर यूनिट निकालना है कितने केजीज रिक्वायर होता है तो 50,000 डिवाइडेड 25 2 केजीज पर यूनिट सो इससे हमारा निकल गया स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्रोडक्शन हमने बनाए थे 2700 यूनिट्स तो 27,000 यूनिट्स एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 2 केजीज सो दैट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट के जो एक्चुअल आउटपुट हमारी है उसको बनाने में हमारे अकॉर्डिंग 54,000 केजीज लगने चाहिए थे तो प्राइस वेरिएंस हमारा आएगा स्टैंडर्ड प्राइस 2.5 माइनस एक्चुअल प्राइस 2.38 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी हमारी लगी है 53,000 so this is 2.5 minus 2.38 into 53,000 it is 6360 पॉजिटिव आ रही है तो फेवरेबल यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने सोचा था बनाने में खर्चा होगा 54,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारी लगी वो लगी 53,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हमारा निकला था यहाँ पे 2.5 पर केजी 54,000 minus 53,000 into 2.5 that is 2,500 ये आ रहा है हमारा ये भी आ रहा है फेवरेबल सो दोनों फेवरेबल आ रहे हैं तुम्हारा जो टोटल वेरिएंस आ जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों का टोटल 2,500
the 6360 it is 8860. ये हमारे आएंगे आंसर। टेक 2 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स, अच्छे से क्वेश्चन समझो क्योंकि ये बेस है, आगे इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे को मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, अच्छे से समझो इसे, कैसे सर फिगर्स आई, फॉर्मूला कैसे में निकाली हमने। सर फॉर्मूला में आपने बोला था स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल पर यूनिट होगा ना, क्योंकि मैंने हाँ 1,25,000 को 25,000 यूनिट से डिवाइड किया, तो नहीं नहीं, पर पर यूनिट यूनिट ऑफ कॉस्ट। मटेरियल, पर यूनिट हाँ ऑफ ओके, मटेरियल। ऑफ तो मटेरियल। मटेरियल तो हमारा ओके केजीज में है ना, हम मटेरियल वेरिएंस निकाल रहे हैं ना। हाँ ओके सर, मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ओके गाइस करेंगे, स्टार्ट करें। यस सर। चलो, अब जैसे हमारा मटेरियल वेरिएंसेस है वैसे ही आते हैं हमारे लेबर वेरिएंसेस। काफी हद तक सिमिलर हैं, काफी हद तक सिमिलर हैं। तो लेबर वेरिएंसेस का फॉर्मूला हमारा होगा, अरे यार तो लेबर वेरिएंसेस का हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले लेबर प्राइस वेरिएंस। यहां भी रूल वही है, पॉजिटिव तो फेवरेबल, नेगेटिव तो एडवर्स। तो प्राइस वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट पर आवर देखा जाएगा, पर यूनिट नहीं, पर आवर, माइनस एक्चुअल रेट पर आवर इनटू, जैसे स्पैक था मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, तो यहां आ जाएंगे एक्चुअल आवर्स। यहां पे आ जाए हमारे एक्चुअल आवर्स। देन प्राइस वेरिएंस के बाद आता है एफिशिएंसी वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का मतलब है कि लेबर को जो हमने पैसे दिए हैं उनमें कितना फायदा नुकसान हुआ, और एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब कि हमने सोचा था कि इतने यूनिट्स को बनाने में इतने आवर्स लगेंगे, एक्चुअली कितने आवर्स लगे, उसमें हमारा फायदा। दो टाइप का फायदा हो सकता है, खर्चे में फायदा, और दूसरा जितने आवर्स हमने सोचे थे उससे हमें कितना फर्क पड़ा, कि हमने सोचा था इतने आवर्स लगेंगे, लगे उतने आवर्स।
दैट इज एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होगा हमारा, जैसे वहां पे था स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस actual hours into standard rate per hour. Standard hours for actual output minus actual hours into standard rate per hour, ये आ जाएगा हमारा efficiency variance. And then again total variance, it is price variance plus usage variance. अब यहां पे हमारा एक और छोटी सी रेशो आती है, एक और छोटी सी रेशो आती है, दैट इज आइडल टाइम वेरिएंस। ये तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले वाली पढ़ी है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट यानी स्टैंडर्ड प्राइस। और आइडल टाइम वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स पेड माइनस actual hours worked. Actual hours paid minus actual hours worked into standard rate per hour. कि हमने कितने उनको पैसे एक्चुअली दिए माइनस उन्होंने कितना एक्चुअली टाइम करा था, डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, मतलब हमारा आइडल टाइम के हमने कितने पैसे उनको दिए, ये वही चीज है। वेरिएंस हटा दो तो वही मतलब बनता है, आइडल टाइम के कितने पैसे दिए, इतने घंटे के उनको पैसे दिए, इतने घंटे उन्होंने काम किया, तो वो आ जाएगा आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, इतना हमारा आइडल टाइम के हमने उनको पैसे दिए। अब ये रेशियोज करो, फिर से क्वेश्चंस करते हैं। Yes, sir. Understood. Understood, sir. ये आक्सा, सफा, हर्ष, बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, चलो sir. अब इसके क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं। चलो इलस्ट्रेशन 2 करो पहले, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी आंसर निकालना है, टेक योर टाइम, अच्छे से करो लेकिन समझ के।
सर टोटल लेबर वेरिएंस आया है 1030 पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल। लेबर वेरिएंस है तुम्हारा, लेबर रेट वेरिएंस। नहीं, टोटल बता रहा हूँ मैं। अच्छा ओके 1030 फेवरेबल। ओके हाँ, एंड लेबर रेट वेरिएंस आया 2530, ये भी फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस तुम्हारा 2530, फेवरेबल। ये भी एंड फेवरेबल। ओके efficiency variance negative 1500 आया, but that is adverse 1400। सर मेरा लेबर रेट वेरिएंस सही आया है 2530, बट एफिशिएंसी हाँ वेरिएंस 13,500। पता नहीं कैसे एडवर्स फेवरेबल। फेवरेबल आ रहा है। ओके और अक्सा। Sir, the direct labor rate variance is 2,600 favorable. रेट वेरिएंस Mm-hmm. ओके Efficiency is 12. Efficiency is 1,500. एडवर्स। No favorable. अच्छा फेवरेबल। ओके तीनों का लगा है। No. सर नहीं सर, मेरा रेट वेरिएंस सेम आ रहा है, 2530 आ रहा है फेवरेबल। ओके हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो इसका तो सोल्यूशन ही दिया होगा, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। नहीं सॉल्यूशन का समझ नहीं आएगा ना, मैंने बताया था ना। हाँ हाँ। द स्टैंडर्ड, एक सेकेंड। द स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज एज फॉलोज: 2 hours of grade Z labor at 5 per hour, $10 per unit of X। मतलब एक यूनिट में जो लेबर का खर्चा आता है वो आता है हमारा $5 पर आवर। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ड्यूरिंग द पीरियड for 1000 units of X were made and the direct labor hour costing this was 8900 for 2300। ये है हमारे एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स हमें पता चल गए। यस सर। अब हमने बनाए थे 1000 यूनिट्स, हमें स्टैंडर्ड रेट पता है। एक्चुअल रेट हमें अगर निकालना है पर आवर, एक्चुअल रेट पर आवर कितना होगा? 8900 है हमारा टोटल खर्चा, 2300 हमने काम किया था। दैट मीन्स 3.9। एक सेकेंड, 3.87 ये होगा हमारा एक्चुअल रेट पर आवर। इतने आवर्स हमने एक्चुअली काम किया था, इतना टोटल अमाउंट हमने पे किया था लेबर को, तो एक्चुअल रेट पर आवर हमारे यहां से निकल गया। पहले बताओ ये चीज क्लियर है सबको या नहीं? यस सर। Yes, sir. हर्ष यस सर। चलो अब यहां से हम देखते हैं कि हमारे एक्चुअल आवर्स हमें पता है, स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलेंगे। एक सर यूनिट को मैंने बनाने में ध्यान से देखो 2 आवर्स लगते हैं। हमने 1000 यूनिट्स बनाए हैं, तो 1000 इंटू 2000 हो जाएंगे हमारे स्टैंडर्ड आवर्स। एक यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, हमने टोटल 1000 यूनिट्स बनाए हैं, तो 1000 इंटू 2000 हमारे आवर्स लगने चाहिए थे, एक्चुअली लगे हैं 2300। तो रेट वेरिएंस में आएगा हमारा स्टैंडर्ड रेट 5 माइनस एक्चुअल रेट 3.87 इनटू एक्चुअल आवर्स जो हमारे हैं 2300। तो 5 minus 3.87 into 2300, it is 2599 or 2600। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड आवर्स 2000 माइनस एक्चुअल आवर्स
एक्चुअल आवर्स है हमारे 2300 इनटू स्टैंडर्ड रेट इट इज 5। 1500 हमारे हैं एडवर्स, तो 2600 माइनस 1500 दैट मीन्स 1100 हमारा आ जाएगा फेवरेबल। क्लियर है गाइस सबको? Yes, तो sir. मैंने 3.87 को ना राउंड अप करके 3.9 किया था, उसके बाद यस सर, calculate मैंने भी किया। सेम किया था 3.9, इसलिए कोई बात नहीं, 2530 कोई आ बात नहीं, रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, डजंट मैटर, बट बेसिकली तो मेरा वो था तो चलता है सबने ना। निकाल दिया, ये सही निकाला Direct हाँ, कि यही तो rate. आए थे मेरे आंसर्स भी, सिर्फ है। मेरा बिल्कुल बिल्कुल, लेबर रेट वेरिएंस थोड़ा सा कम आया था बाय 90। थोड़ा पॉइंट्स में था। हाँ, क्लियर है तो सबको? पॉइंट। यस सर। Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, आज इतना ही करेंगे। बाकी तुम ये रेशियोज अच्छे से लर्न करना, पुराने सारे क्वेश्चंस करना, नेक्स्ट में फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक रेशियो और करा दूंगा इसके बाद। चलो एक्टिविटी नंबर 2 करो जल्दी से। सो मेरा लेबर रेट वेरिएंस 5520 आया है, फेवरेबल। 5520। हाँ, एंड एफिशिएंसी वेरिएंस 5250 है एडवर्स। ठीक है, उसका टोटल की बात टोटल नहीं करते, होगा। टोटल की बात ही नहीं ओके करते, ये दोनों अगर दोनों सही है तो टोटल भी सही आएगा। ओके, ओके सर, एक सेकंड में लेबर रेट वेरिएंस वापस क्रॉस चेक करता हूँ, बिकॉज वो मैंने कैलकुलेटर से डिलीट कर दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। सर मेरा लेबर 4232 आ रहा है फेवरेबल। ओके, और एफिशिएंसी ऑफ 5250 एडवर्स आ रहा है। ठीक है गाइस, जस्ट गिव मी वन स्मॉल सेकंड।
यस गाइस, सफा आंसर क्या है? सर मैंने बता दिया ना। अच्छा, ये सफा का आंसर था। अक्सा? हर्ष, तुमने चेक किया अपना ये? Sir, हाँ बोलो। labor rate variance is 4250 favorable, ओके, फेवरेबल। and the rate variance and efficiency variance is 1013 adverse. 1013 एडवर्स। Yes. हाँ सर, मैंने रीचेक किया, मेरा यही आ रहा है आंसर जो मैंने आपको बताया। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज दिस। मतलब ये भी ठीक है। दीज आर द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा रेट वेरिएंस है दैट इज 4250 और 4232 पॉइंट्स में फर्क है। और जो हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है दैट इज 5250। सो तो यहाँ पे कैसे? हाँ, मुझे दोनों ही कराने पड़ेंगे क्योंकि एक एक दोनों का गलत है। हमारे को दिया हुआ यार्ड कंपनी ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट 3000 यूनिट्स ऑफ वाई यूजिंग 12,000 लेबर्स ऑफ आवर्स और लेबर। 3000 यूनिट्स को बनाने में 12,000 आवर्स लगेंगे। तो एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे? 12,000 डिवाइड बाय 3000। तो हमारे को 4 आवर्स लगेंगे एक यूनिट को बनाने में। दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर इज 12.50 पर यूनिट। ये है हमारा स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमें पता चल गया। लास्ट मंथ द कंपनी एक्चुअली मेड इतने यूनिट्स। तो इतने कंपनी ने एक्चुअली यूनिट्स बनाए थे। एक्चुअल लेबर आवर, लेबर का टोटल खर्चा इतना था फॉर इतने आवर्स। तो यानी 110,750 दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा, ये आ जाएगा मेरा 110,750 डिवाइड बाय 9200। ये मेरा है 12.038 या 12.04। ये मेरा है एक्चुअल रेट। सो एक्चुअल रेट पर आवर आ गया। स्टैंडर्ड रेट मुझे पता है। एक्चुअल आवर्स कितने होंगे मेरे? एक्चुअल आवर्स विल बी 9200 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स विल बी, हमने 2195 यूनिट बनाए हैं। एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 4 आवर्स। एट 780 ये होंगे मेरे स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स इतने हैं, एक्चुअल आवर्स इतने हैं, एक्चुअल रेट ये दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेट ये दिया हुआ है। तो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स विच इज 9200। 12.50 माइनस 12.04 इंटू 9200, ये आता है 4232 फेवरेबल। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, actual standard hours 9200 minus actual hours, oh sorry, standard hours 8780 minus actual hours 9200 into standard rate which is 12.50. So 8780 minus 9200 into 12.50, it is 5250 adverse. Clear है? हाँ Yes, सर, sir. मैंने गलती से स्टैंडर्ड आज से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए लेबर रेट वेरिएंस गलत आया। ओके, एंड अक्सर तुमने क्या मिस्टेक की थी यहाँ पे? Well, exactly, sir. I did this unit. Well, exactly. I took the hours instead of units. You took units instead of hours. Yes, took units ओके, instead नहीं, of हमें hours. आवर्स में निकालना है। जब मटेरियल होता है तो हम केजीज में निकालेंगे, लेबर का है तो हम आवर्स में निकालेंगे, याद रखना। Okay. ठीक है, चलो अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट। इसका एक क्वेश्चन और है आई थिंक। आइडल टाइम, ये तुम कर लोगे, ये तो तुमने पढ़ ही लिया, हमने बच्चों वाला है, छोड़ो। मैं गाइस तुम्हारे को वेरिएंस एक और करा रहा हूँ। आगे वाले जो 3-4 क्वेश्चंस है तुम्हारे, वो तुम्हारे होमवर्क होंगे। नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई कि इस चैप्टर को मैं काफी हद तक फिनिश करा दूं, अदरवाइज एक क्लास और लगेगी और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। दैट मीन्स फ्राइडे तक हमारा ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा।
ठीक है। Okay. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट जो हमारी रेशियोज आती है दैट इज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। अब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस बिल्कुल जैसे हमने निकाला था मटेरियल वाला उसी का कॉपी पेस्ट है। तो इसमें पहला आता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस। दिस इज स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। तुम्हें याद होगा जो ओवरहेड्स होते हैं वो हम आवर्स में मोस्टली करते हैं, लेबर आवर में करते हैं, मशीन आवर्स में, मोस्टली लेबर आवर में होता है। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। अब रेट वेरिएंस को मल्टीप्लाई कितने करेंगे एक्चुअल से, सो यहां आ जाएंगे एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स। तो ये होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बिल्कुल लेबर की तरह, मैंने गलती से मटेरियल बोल दिया था, बिल्कुल लेबर की तरह होंगे हमारे ये। देन एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस actual hours into standard variable overhead rate per hour, जो ये वाला था। और टोटल हमारा इन दोनों का टोटल दिस प्लस दिस वो आ जाएगा हमारा टोटल वेरिएंस। तो ये हमने आज की क्लास में करे हैं हमारे 3 वेरिएंस। इन तीनों के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे होमवर्क है जो तुम्हें करने हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है दैट इज ऑन वेडनेसडे। फॉर श्योर इट्स गोइंग टू बी अ बिट लेंथी क्लास। उसमें भी कुछ फॉर्मूलेज आएंगे तुम्हारे, एक फिक्स ओवरहेड के आएंगे, फिर सेल्स के फॉर्मूलेज आएंगे, एक फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आएगा, फिर सेल्स वेरिएंस आएगा, फिर आएगा हमारा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के दोनों फॉर्मेट हमें लर्न करने हैं और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आई ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में मैं ये चैप्टर खत्म करा दूं। अभी जस्ट आई एम टेलिंग यू, उसके बाद हमारा चैप्टर 16 है टारगेट कॉस्टिंग। एक चैप्टर एक उसका है वो एक क्लास का। चैप्टर 17 वो पूरा रेशोज है जो तुम F3 में से करोगे। आई विल प्रोवाइड यू द वीडियोस। एंड लास्ट है असेसिंग नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये भी हमारा एक दिन का है। तो दैट मींस 3 मोर डेज एंड आवर सिलेबस वुड बी फिनिश्ड। तो आज 11th है, तो 11th 13 15 और 18 by 18 our syllabus would be finished. In fact, if you want to do syllabus a bit early, what I can do is कि मैं तुम्हारे को जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं हमारे वो बहुत ही थ्योरी वाले हैं, टारगेट सेटिंग और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो थ्योरी के चैप्टर्स है, उसमें कुछ भी खास नहीं है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। So if you want, I can provide you recordings of those chapters so that तुम syllabus जल्दी कर सको। Otherwise, if you want everything to be done in class, तो this is how we are going to do। आज परसों हमारा ये चैप्टर फिनिश, 13th को फिर हमारा टारगेट सेटिंग, 15th को सॉरी, अगर टाइम लगा तो उसमें मैं साथ में दूसरे चैप्टर भी स्टार्ट करा दूंगा। इस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यस सर। Okay, sir. तो अब And तुम्हारा sir, होमवर्क tentative, क्या है? हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं वो बता टेंटेटिव टाइम सब कुछ रिवाइज करने में 10 दिन में हो जाएगा। हाँ 10 डेज में तुम सारी रिवीजन कर सकते हो। मैराथन वीडियोस को देख के वहां से रिवीजन भी करोगे, सब प्लानिंग बताऊंगा तुम्हारे को। तुम्हारे को स्टडी हब के क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तुम्हारे को जो बीपीपी में मॉक्स हैं तुम्हें वो मॉक्स भी करने हैं। ठीक है, प्लस तुम्हारे को हम भी तुम्हारे को मॉक्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी तुम्हारे को मॉक्स करने हैं। ये सब कुछ तुम्हारा 10 to 12 मैक्सिमम डेज में हो जाएगा। दैट मीन्स 31st मार्च से पहले पहले यू कैन बुक योर एग्जाम एंड गिव योर एग्जाम, विच आई वुड रेकमेंड। ओके सर, एंड मैं सर वही पूछ रहा था कि शुड आई स्टार्ट स्टडिंग फॉर F4 अभी, कि मैं कोई दूसरा स्किल लेवल नहीं, का अभी प्लान अभी करके रुक जाओ, जून वाला अभी रुक जाओ, अभी वेट करो। ठीक है, पहले तुम इस पे Okay. फोकस करो, ये कंप्लीट हो जाए, देन मूव टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि ये बहुत एंगेजिंग सब्जेक्ट है। राइट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, काफी कुछ है। तो अगर तुम कोई और सब्जेक्ट पिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा डामाडोल हो जाएगा।
और इसका एग्जाम भी थोड़ा टफ आता है, सो बेटर है इसको अलग से फोकस करो। ठीक है। एंड सर फिर वो जून वाला अटेम्प्ट में दूं ना, आई शुड जॉइन एनी स्किल लेवल बैच नो राइट जून आफ्टर लेवल दिस? वाला ना अभी हर्ष, मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा तुम जून वाला स्किप कर दो, तुम सितंबर में 2 पेपर साथ में दे देना। सर ऑनेस्टली बताऊं, मैं वो नहीं होता, मुझ में इतना डिसिप्लिन नहीं है कि मैं 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एकदम अच्छे से पढूं एंड देन दोनों एक नहीं साथ पता है दे क्या, दूं। देखो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज, देखो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज, तुम मार्च 31 के आसपास दोगे अपना एमए, तुम्हारा एफए और बीटी हो चुका है, हाँ, उसके बाद तुम्हें देना है F4। तो F4 तो कभी भी दे सकते हैं ना हाँ बट देना तो है ना। भैया? तो व्हाट यू कैन प्लान कि तुम F4 दे दो पहले, ताकि एक सिरदर्दी निकल जाए, क्योंकि जून में पता है मार्च 31 को तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा ना, अप्रैल और मई, हालांकि 2 महीने तुम्हारे लिए कम नहीं है, यू कैन गिव अ स्किल लेवल पेपर, बट वो भी एग्जाम है, ये भी एग्जाम है, ये भी तो कभी दोगे ही ना। तो उसको एज अ समर ब्रेक ले लूं बेसिकली? तुम अगर अगर देखो, अगर इफ यू थिंक दैट यू डोंट हैव दैट मच डिसिप्लिन कि नहीं तुम नहीं कर सकते, इन द सेंस यू कांट वेट एंड यू कांट डू 2 सब्जेक्ट्स, तो एक बार तुम बीटी का एग्जाम दे दो, एग्जाम देने के बाद विल हैव अ कॉल एंड आई प्लान कि आगे तुम कौन सा सब्जेक्ट पिक कर सकते हो, इधर F1 और F5 और F7 और F8, आई लेट यू नो। ओके, बिकॉज सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे F2 काफी इजी लगा है, मतलब और अभी इजी पूरा लग रहा है, अभी सिलेबस आगे ऑलमोस्ट अभी खत्म हो मॉक्स गया देना, है। मॉक्स देने के बाद पता चलेगा। अरे सर आप ऐसे मत बोलो। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये देखो इट्स या इट्स इट्स ऑल अप टू हाउ यू अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल then it is easy. Everything is easy if you understand the concept behind it. But if हाँ on मतलब and I'm lucky to have all Safa, Aksa, हर्ष, बाकी तो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, बट जितने भी स्टूडेंट तुम तीनों का, आई एम वेरी हैप्पी कि जब मैं तुमसे क्लास करता हूँ, तुम्हारी क्लास करता हूँ, बिकॉज यू आस्क डाउट्स दैट आर वेरी रेलिवेंट एंड यू ऑल ट्राई टू लर्न कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। ठीक है ना, वो मुझे भी एज अ टीचर बहुत अच्छा लगता है कि जब कुछ कोई डाउट तुम्हारा आता है, या तुम मेरे से जब, अब जैसे एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में गलतियां हुई, बाकी मोस्टली क्वेश्चन अपने ठीक करे, जबकि जनरली सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते ये चीज ठीक, सो दैट इज यू आर वे अहेड, यू आर अहेड ऑफ अदर स्टूडेंट्स, एंड ये चीज अगर तुम करोगे, फॉलो करोगे, तो हर सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, नॉट ओनली F2, एवरी सब्जेक्ट वुड बी इजी। बस ये है कि यहाँ थोड़े फॉर्मुलेस कम है एज कंपेयर टू स्किल लेवल, वहां थोड़े चैप्टर्स ज्यादा होंगे, फॉर्मुले ज्यादा होंगे, दैट इज द ओनली थिंग। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना। ठीक है, तो सर बेसिकली आफ्टर दिस एग्जाम जो मैं टॉप्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कंप्लीट कर लूंगा, मैं F4 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ, देन उसके बाद देखते हैं, है ना? अभी 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 एग्जाम क्लियर होने दो पहले F2 का, उसके बाद वी हम्म, विल प्लान के कौन सा सब्जेक्ट तुम पिक कर सकते हो, मे बी आई आस्क यू टू स्किप F4 एंड देन मूव टू FR और समथिंग, आई विल आल्सो टेल यू दैट। चलेगा चलेगा सर। ठीक है ना, बट दैट इज अप टू द सिचुएशन, विल सी द सिचुएशन देन। हाँ सर, मुझे ओके भी सर सेम देन। एडवाइस चाहिए थी सर कि विच शुड आई डू आफ्टर दिस। ओके, सो यू डन विद है ना? सेम FA MA BT। या सेम। ठीक है, सो तुम क्या कर सकते हो, तुम दोनों इनफैक्ट, तुम मेरा F7 का बैच ज्वाइन कर लेना अप्रैल में, वो बैच वैसे मेरा 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि जो फर्स्ट वीक है मेरा, उसमें मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को बोला है कि F3 की मैराथन वीडियोस देखनी है, क्योंकि सर बहुत सारे F3 का स्टूडेंट्स मतलब ऐसे, एक्सटेंशन है ना, F7 कि मुझे F3 F3 का पसंद एक्सटेंशन है, है बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनली। मतलब मैं अगर तुम्हारे को, अगर मैं तुम्हारे को F3 के वो भी दिखाऊं, लेट मी शो यू F7 का सिलेबस, यू इट वुड बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर यू, एनकरेजिंग फॉर यू कि सर F7 तो कुछ भी नहीं हाँ, है। क्योंकि सर F3 मैंने आपकी वीडियो से 1 मंथ में दे दिया था, अच्छा, मार्च एंड दैट्स में दिया गुड। था मैंने। हाँ, 1 मार्च को मतलब फरवरी एंड से चालू किया था, मार्च के एंड में मैंने दे दिया था 21 मार्च को। ओके, तो ये देखो F7 का सिलेबस है ये, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा हुआ है, हाँ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ा हुआ है, इंटेंस। टैंजिबल नॉन करंट एसेट पढ़ा हुआ है, इंटैंजिबल एसेट पढ़ा हुआ है, इम्पेयरमेंट नया है, ये नया है, ये ग्रुप्स कंसोलिडेशन, ये सब कुछ तुमने पढ़ा हुआ है, हालांकि यहाँ एडवांस्ड है लेकिन बेस तुम्हारा क्लियर है। डिस्पोजल नए है, अकाउंटिंग और एसोसिएट थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उसके बाद तुम्हारे ये नया है, ये नया है, ये पढ़ा हुआ है, ये नया है, इसमें इन्वेंट्री एग्रीकल्चर में ये नया है, ये पढ़ा हुआ है,
ये पढ़ा हुआ है, ये नया है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। तो काफी हद तक चैप्टर्स देखोगे तुमने पढ़े हुए हैं। बस फर्क क्या है, यहाँ थोड़ा सा एडवांस चलता है। When you'll start studying, you'll get to know. तो पर इसीलिए तुम सब्जेक्टिव चाहो पेपर है ना तो सर, ये वाला? इसमें तुम्हारा 60 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव। ओके। सब्जेक्टिव में तुम्हारे को एक्सेल शीट बनी होगी, वहां सब कुछ टाइप करना होगा, सब कुछ बताऊंगा जब F7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यू बोथ कैन स्टार्ट F7 as soon as you finish MA and 2 months are more than sufficient for you because you have already done F3। तो तुम्हारे को F7 बहुत इजीली तुम कर सकते हो। अभी जो मैंने प्लानर बनाया दैट इज फ्रॉम 17th फॉर यू गाइस। आई विल मेक अ स्पेसिफिक प्लानर। क्योंकि F7 की जो मेरी क्लासेस होती है वो हाइब्रिड क्लासेस होती है, इट्स नॉट लाइक लाइव क्लासेस, वो हाइब्रिड होती है कि हर वीक मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करता हूँ एंड पूरे वीक में आई विल गिव देम ये चैप्टर्स तुम्हें देखने हैं। वो मेरी बीपीपी की ही रिकॉर्डिंग है इन्हीं सारी की, और बहुत डिटेल रिकॉर्डिंग है। मतलब यूट्यूब पे जो है उनसे 4 to 5 टाइम्स बेटर रिकॉर्डिंग है। एंड अभी तक पिछले 2 अटेम्प्ट से, मैंने अभी 2 अटेम्प्ट पहले ही ये हाइब्रिड बैच शुरू किया है। जब भी कोई स्टूडेंट ये वीडियोस देखता है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स है जिनको कोई डाउट आता है, सारे डाउट सबके क्लियर होते हैं। इनकी पूरी एग्जाम की वीडियोस भी तुम्हारे को मिल जाएगी। ठीक है, वो सब कुछ अभी तुम एमए का फोकस करो, जब एमए हो जाएगा उसके बाद विल डिस्कस अबाउट इट। अभी जस्ट फोकस ऑन एमए, डोंट थिंक के जून में हमें एफआर का देना है, जस्ट फोकस अभी एमए हमें खत्म करना है बाय 31 मार्च। ये टारगेट है, फर्स्ट ये टारगेट अचीव देन आगे। ठीक है, ओके सर। यस सर, देते हैं पहले हमें। हाँ, एनी डाउट, एनी अदर डाउट एनीवन वांट टू आस्क? सर रिवीजन द मेन थिंग है। एमए के लिए हाँ हाँ, एमए के लिए। अभी एक बार सिलेबस हो जाए फिर रिवीजन की बात करते हैं। ओके। ठीक है ना, अभी तो पहले जो आज मैंने होमवर्क दिया तुम वो करो, 2 दिन इस पे लगाओ, जो पुराने थोड़ी बहुत तुमने तो एक चैप्टर भी करना है पुराने वाला, वो कर लेना। Sir, ठीक है ना, कैसा अक्सर? sir, do you want to start a new batch in June for skill level? For June, I have started. Basically, my batch is not started, but I have already published. For FR, AA, these are the subjects which I teach, and I have tied up with a tutor who teaches PM. ठीक है, and मतलब she is not like any way related to me. तो PM का जो review है that is totally like from V Guide. It's like from V Guide class, but I am taking care of these 2 subjects, FR and AA, because these 2 are also interrelated. And when a student pick FR, the next subject after FR, I always ask them to start with AA. Oh, ठीक है, because so sir, you या अक्सा? well, exactly, sir. I've decided when I've finished with MA, I'm going to finish this FA and BT. Just want to clear these both as soon as possible. And for June batch, I want to start my skill level F7. For September attempt, right? Yes. Okay, this is the first subject of your knowledge level, है ना? Yes. ठीक है अक्सा, कोई बात नहीं। I am there with you all. Whenever you need anything from my side, any help, any discussion, any doubt, any consultancy, I'm here. You can send me messages as well. ठीक है, तो कुछ भी हो कभी टेंशन मत लेना। अभी till your exam, after your exam, after you become ACCA, I'll be there with you जहाँ मैं तुम्हारी help कर पाया। Okay, sir. Well, exactly. This really motivated me when you told Safa and Hash that they are going to start skill level. I'm the only one who's going to start. Who didn't done her knowledge level. So this is a kind Doesn't of matter. Doesn't matter, Aksa. See, every student is different. Every student is different. Now, there are some students who take exemptions. There are some students who start knowledge level with F1. ठीक है ना? So you don't have to think that these 2 have cleared. They've studied and you have to study. You have started ACCA. They've the time that you have invested right now. I think you started ACCA 1 or 2 months ago, right? yes. They've started ACCA for Long 5 to 6 months ago. Yeah. Well, Even I'm kind before of that. jealous. So. So that's the difference. So we should never compare ourselves with other And students. sir, Aksa When you is go to very younger than me even. Well, और बताओ Of course, अक्सर, older देखो you are than so both of you. See, if you are younger, तो फिर तो you are much younger. uh, You have just passed your 12th, right? yes. Well, she's Yeah, the so first female I'm that I'm accepted. 22. Come on. इतना नहीं सोचते it's अक्सर, been, don't think like that. don't think like. I'll tell you, when you go to skill level, na, you might have a lot of students
that you will be doing first or second level of skill paper, second paper of skill level, and they are, and for them it's the last paper. You might also find those students. Oh. Hana? So you don't need to worry about it. Just let it be and just focus on your subject MA. And once you're done with the MA, then we'll focus for other knowledge level subjects for yours. And Safa and Harsh, for you, I'll plan for the skill level. Okay. Okay. Okay, sir. So guys, let's have class on Wednesday now, same time, 7:30. And as I Sir, told you Friday that का next class थोड़ा would be है ना, Friday. I'll manage. Don't if worry. possible. Okay. And as I told you, next class is going to be a bit longer, so manage accordingly. Okay. Okay. Chalo, bye guys. Take care. Bye, Bye, sir.